अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम इस वीडियो में फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए को कवर करेंगे, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स का। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर को पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली यूएसए की फॉरेन पॉलिसी, रशिया की फॉरेन पॉलिसी और चाइना की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ाया जाता है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन होना। फॉरेन पॉलिसी एक मुल्क का प्लान या एक स्ट्रैटेजी होती है जो उस मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ रिलेशन, ताल्लुकात और एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ कैसा रवैया है ये बताती है। ये पॉलिसी के अंदर देखा जाता है कि एक मुल्क किस तरह से इंटरनेशनल इशू पर रिएक्ट करेगा, अपने मुफाद को प्रोटेक्ट करेगा और दुनिया में अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूत करेगा। फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव में नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ह्यूमैनिटेरियन गोल, डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं। और बेसिकली फॉरेन पॉलिसी के अंदर नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है और इसको फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा समझा जाता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए को समझेंगे तो सबसे पहले हमें उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझना होगा, जिसको हम कहते हैं द 4 पीस फ्रेमवर्क ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। यानी कि फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए कौन से फ्रेमवर्क यूज़ करने पड़ते हैं यूएसए को। तो सबसे पहले हमारे पास है पीस, यानी कि अमेरिका का पहला फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव पीस यानी अमन को प्रमोट करना होता है। अगर दुनिया में अमन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट और जंगों से दूरी रहती है, यानी कि दुनिया में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है और अगर आप पीस मेंटेन करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए दुनिया में स्टेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेबिलिटी अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड के चांसेस बढ़ते हैं। अगर एक मुल्क में एक स्टेबिलिटी होगी तो ही तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1990s में बाल्कन यानी कि यूगोस्लेविया का एरिया जो था में सिविल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। सही, अमेरिका ने पीस कीपिंग मिशन में शामिल होकर वहाँ अमन लाया और उस एरिया को स्टेबलाइज किया। ये सिर्फ उस रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अमन का काम था। आई होप कि आप पीस का जो पर्सपेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी के फ्रेमवर्क का, पहला फ्रेमवर्क, उसको आप समझ गए होंगे। इसको 4 पीस कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि खुशहाली या तरक्की। अमेरिका का दूसरा ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क है, वो है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी, यानी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है। ये ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ज़रिए अचीव किया जाता है। अमेरिका चाहता है कि उनके मुल्क के लोगों को नौकरियां और अच्छी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड मिले, जिसकी वजह से वो प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। देखें, अगर एक मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर तरीके से हो रही होगी, वहाँ का जीडीपी अच्छा होगा, तो वहाँ के लोग भी तो अच्छे तरीके से रहेंगे। उन इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो उससे वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसका मतलब ये है कि वो मुल्क प्रॉस्पेरिटी की तरफ है, वहाँ के लोग खुशहाल हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी हाई है। अगर देखा जाए तो नेफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखा जाए तो नेफ्टा को अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के साथ साइन किया ताकि ट्रेड बैरियर ख़त्म हो जाए और तीनों मुल्कों के बीच फ्री ट्रेड हो। ये डील अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे वहाँ की कंपनीज़ को बिज़नेस और ग्रोथ का मौका मिलता है। देखें, अगर कनाडा और अमेरिका जो है और मैक्सिको, ये तमाम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो इससे बिज़नेस क्रिएट होगा और हो सकता है कि जो बिज़नेस मैन हैं उनको फ्री वीज़ा मिले टू बिज़नेस ट्रिप जैसे होती है, वो भी बढ़ जाती है, जिससे मुल्क की ग्रोथ भी बढ़ती है। देखें, एक कंपनी का सीईओ है, वो चाहता है कि वो अपनी फ्रेंचाइज दूसरे मुल्क में खोले लेकिन वहाँ पर टैक्स कम हो,
तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एग्रीमेंट करेगा और वो इंसान वहाँ पर अगर अपनी कंपनी खोलता है तो एक तो उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, दूसरा हो सकता है कि वो दूसरे मुल्क में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। तो अगर मैक्सिको की कोई फ्रेंचाइज अमेरिका में खुलती है तो अमेरिका में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और वहाँ पर डिफरेंट बिजनेसेस ओपन होंगे, वहाँ पर जॉब्स मिलेंगी लोगों को। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, जो कि प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, वो भी बहुत अहम होता है। तीसरा हमारे पास प्रिंसिपल है। अमेरिका अपने कुछ प्रिंसिपल यानी असूल को भी प्रमोट करता है, जैसे डेमोक्रेसी, फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स। ये वैल्यूज़ अमेरिका के कोर बिलीव हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया में सब ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों में ये वैल्यूज़ अडॉप्ट की जाएं। इसका मकसद ये है कि लोग अपनी मर्ज़ी से अपने लीडर को चुन सकें और उन्हें बेसिक राइट मिले। देखें, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं। जिस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स होंगे, फ्रीडम होगी, लिबर्टी होगी, वो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। अमेरिका ने ये बात साबित की कि डेमोक्रेसी से ही मुल्क आगे बढ़ता है। आगे अगर हम लोग और चीज़ें भी देखेंगे, जिस तरह से इनके एक कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उससे हमें मज़ीद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता लगेगा कि वो क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंसिपल्स को देखा जाए तो अरब स्प्रिंग 2011 में एक ऐसा वक्त था जब मिडिल ईस्ट में लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए और डेमोक्रेसी की डिमांड की। अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया और उन मूवमेंट्स के साथ खड़ा रहे जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना चाहती थी। देखें, अरब स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ कि लोग अपने हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हुए, डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे और अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड, थ्रू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ज़रिए। अब डिप्लोमेटिक एफर्ट क्या होती है? देखें, डिप्लोमेटिक एफर्ट का मतलब ये होता है कि कोई स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कोऑपरेशन करता है, दूसरे स्टेट के साथ बातचीत करता है, दूसरे स्टेट के साथ जो है बातचीत करता है, उनके साथ कोऑपरेशन करता है ताकि उनके ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट जो हैं वो अचीव हो जाएं। इसका मकसद ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करते हुए पीसफुली अपने गोल को पूरा किया जाए, यानी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और स्टेट आपस में बातचीत करती हैं ताकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए और पीसफुली गोल को अचीव किया जाए। ये एफर्ट मोस्टली टॉक्स के ज़रिए होती है, नेगोशिएशन के ज़रिए होती हैं, एग्रीमेंट के ज़रिए होती हैं, फिर कोई अलाइंस बना ली जाती है। तो मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया के साथ नेगोशिएशन, नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप किया था जो बाकी मुल्कों के लिए ख़तरा बन गया। इस वजह से अमेरिका और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ पीस टॉक की, जिसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट के ज़रिए इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। ईरान न्यूक्लियर डील देख लें, यूनाइटेड नेशन में पीस टॉक देख लें, तो जब भी दो या ज़्यादा मुल्कों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएन के प्लेटफॉर्म पर डिप्लोमेटिक एफर्ट की जाती हैं ताकि पीस प्रोसेस इनिशिएट हो और लड़ाई से बचा जा सके। तो एक स्टेट दूसरी कोई कॉन्फ्लिक्ट में है तो उनको एक टेबल पर लाना और उनके कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चाइना के अंदर टॉक्स हुई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द सिटी, बट तालिबान के दरमियान जो है पीस टॉक्स हुई थी अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और उसमें मीडिएटर जो था वो चाइना था। तो मुझे अब वो वाक़ई सही से याद नहीं, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, बट आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि मेरा क्या मकसद है आपको बताने का कि अमेरिका डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि अपने लीडर को खुद चुनना, अपनी मर्ज़ी से चुनना और अपनी मर्ज़ी से अपने पसंदीदा लीडर को वोट करना ताकि वही जो है वो सिलेक्ट हो। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अमेरिका फ्रीडम की तरफ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहीं फ्रीडम देखी जाए तो वो अमेरिका है, क्योंकि वो अपने लोगों को लिबर्टी देता है, फ्रीडम देता है ताकि वो आगे बढ़ पाएँ और डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास चौथा जो है वो पावर है। पावर का ऑब्जेक्टिव अमेरिका के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उनके इंटरनेशनल लेवल पर असर और इन्फ्लुएंस देता है।
इसमें मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर और डिप्लोमेटिक पावर शामिल होती है। अमेरिका दुनिया में सुपर पावर है और वो चाहते हैं कि उनका असर और प्रोटेक्शन का सिस्टम हर जगह मौजूद रहे ताकि वो अपने अलाइज के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकें। अमेरिका के मिलिट्री बेसिस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है, जैसे जापान में है, साउथ कोरिया में। ये मिलिट्री प्रेजेंस अमेरिका के ग्लोबल पॉलिटिक्स में असर और इन्फ्लुएंस देती है और इनको ये भी इंश्योर करती है कि वो किसी भी खतरे का फ़ौरन जवाब दे सके। देखें, अगर इनकी मिलिट्री बेस साउथ कोरिया में है और कोई भी अमेरिका को ख़तरा होता है तो उनको फ़ौरन पता लग जाएगा। अब साउथ कोरिया में इन्होंने क्यों रखी कि हो सकता है उनको नॉर्थ कोरिया से कोई मसला हो, तो वो अपना इंटरेस्ट के लिए अलाइज बना के रखते हैं और उन अलाइज को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजिक अलाइंस बनाता है चाइना के साथ। हो सकता है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो चाइना पाकिस्तान को बचाने की कोशिश भी कर सकता है। ये स्ट्रैटेजिक अलाइंस आज के दौर में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान गवादर पोर्ट का जो एग्रीमेंट है वो हुआ है, अगर इंडिया गवादर पोर्ट पर अल्लाह न करे हमला करे तो ऑफ कोर्स चाइना उसको बचाने की कोशिश करे और पाकिस्तान भी, और मुल्कों जिन जिन का इंटरेस्ट है वहाँ पर वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक रूट है जिससे ट्रेड जो है वो आराम से कर सकते हैं। वो कनेक्ट करता है यूरोप को, सेंट्रल एशिया को, और हो सकता है ये मुल्क भी हमारी मदद करें। तो इस तरह के एग्रीमेंट करना जो कि अगर आपके मुल्क को नुकसान दे तो हो सकता है कि वो दूसरे को भी नुकसान दे और दूसरा आपकी मदद करने आए। तो ऐसे एग्रीमेंट अमेरिका भी करके रखता है, जिस तरह के नाटो है। अगर आप यूक्रेन और रशिया वॉर देखें तो अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन हिस्सा बने नाटो का। अगर वो नाटो का हिस्सा बने तो अमेरिकन फोर्सेस यूक्रेन में आएंगी और वो रशिया के ऊपर नज़र रखेंगी, और रशिया अपने इंटरेस्ट और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिसलिए वो नहीं चाहता कि रशिया जो है वो कोई बड़ा ख़तरा बने अमेरिका के रास्ते में। तो इसीलिए पावर को मेंटेन करने के लिए वो चाहता है कि यूक्रेन हिस्सा बने नाटो का, ताकि अमेरिकन फोर्सेस यूक्रेन में आए, सर्विलेंस करें रशिया के ऊपर। अब इनके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं कि एक का इफ़ेक्ट दूसरे पर क्या होता है। पीस और प्रॉस्पेरिटी का रिलेशनशिप। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं ये चाहूँगी कि हम 15 से 16 मिनट तक इस वीडियो को रखें ताकि हमारे पॉइंट्स जल्दी से क्लियर हों। पीस और प्रॉस्पेरिटी का रिलेशनशिप देखें, जब दुनिया में अमन होता है तो ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो प्रॉस्पेरिटी के सबब बनता है। लेकिन अगर कहीं जंग या इंस्टेबिलिटी हो तो वो ट्रेड एरिया और बिजनेस के लिए मुश्किल बन जाती है, जो प्रॉस्पेरिटी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। देखिए, पीस और प्रॉस्पेरिटी का बहुत बड़ा रिलेशन। अगर पीस रहेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वरना नहीं होगी। देखिए, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर आपने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाई क्योंकि पीस नहीं थी। प्रिंसिपल इसलिए अमेरिका जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद ज़्यादा एक्टिव रहा और वो आइसोलेशन से बिल्कुल निकला, क्योंकि उसको पता था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़राब होगी इससे, जिसलिए उन्होंने वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म करने में भरपूर साथ दिया। वर्ल्ड वार 1 के अंदर तो वो आइसोलेशन में चले गए, लेकिन उस पर्सपेक्टिव को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड हमारे पास है प्रिंसिपल और पीस का रिलेशनशिप। जब अमेरिका डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है तो वो इस उम्मीद में होता है कि डेमोक्रेसी से स्टेबिलिटी और पीस आएगा। डेमोक्रेसी के थ्रू लोग अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट और जंग के चांसेस को कम कर सकता है। यानी कि प्रिंसिपल प्रमोट करने से पीस का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सकता है। पावर और पीस का रिलेशनशिप देखें तो अमेरिका की मिलिट्री पावर और ग्लोबल प्रेजेंस उनके लिए डटरेस का काम करती है। दुश्मन मुल्कों को ये पता होता है कि अमेरिका स्ट्रॉन्ग है तो वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते। इस तरह पावर पीस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पावर और प्रॉस्पेरिटी का रिलेशनशिप देखें तो अमेरिका की इकोनॉमिक पावर के बगैर वो ग्लोबल ट्रेड में इन्फ्लुएंस लूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर अमेरिका के पास इकोनॉमिक पावर नहीं होगी तो ग्लोबल मार्केट में वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर दोनों अब मिल के अमेरिका को वो असर और इन्फ्लुएंस देती हैं जो उनके ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। इसलिए अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो पावर को मेंटेन करेगा तो ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और इकोनॉमिक पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
ताकि मुल्क जो है यानी कि अमेरिका वो आगे बढ़ पाए। आई होप कि आपको आज हमारे लेक्चर की समझ आई होगी और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।